हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 13 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, लोकसभा स्पीकर सेट्स इन मोशन द प्रोसेस टू रिमूव हाईकोर्ट जजेस। तो यहाँ पर हाईकोर्ट जज जो हैं यशवंत वर्मा, उनको रिमूव करने के लिए मोशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। इसको पहले पढ़ लेते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन ट्यूसडे सेट इन मोशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बाय एडमिटिंग अ मोशन signed by 146 members and constituting a 3-member inquiry committee to probe the charges against Justice Verma। अब इसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान से इसको समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। और मल्टीपल कमिटीज जो हैं, ठीक है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर मल्टीपल कमिटीज, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ओके, तो लोकसभा स्पीकर जो हैं उन्होंने क्या किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला set in motion the process of removing Justice Yashwant Verma of Allahabad High Court by admitting a motion signed by 146 members। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। लोकसभा के स्पीकर कौन है। ओम बिरला। बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड चीज, किसके रिमूवल, कौन से जज के रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना, बाय एडमिटिंग अ मोशन साइंड बाय 146 मेंबर्स, ठीक है। द इंक्वायरी कमेटी, अब इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है, ठीक है ना। constituted a 3-member inquiry committee to probe the charges against जस्टिस वर्मा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है या पता नहीं होता प्रोब का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर ओम बिरला ने एक कमेटी बनाई है जिसमें 3 मेंबर्स हैं जो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट। प्रोब का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जस्टिस वर्मा ने क्या कुकर्म किए हैं, ठीक है, कि क्या गलत काम किए हैं। द इंक्वायरी कमेटी कंप्राइजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अब कौन कौन है इस इंक्वायरी कमेटी में, तो लिखेंगे इंक्वायरी कमेटी consists of सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस की जगह लिखेंगे जे, अरविंद कुमार, जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तवा and senior Karnataka High Court Advocate BV आचार्य। समझिए क्या है कि इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता था। इंक्वायरी कमेटी में होते थे हैं अभी चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जज मनिंद्रा मोहन, ठीक है, श्रीवास्तवा, और सीनियर कर्नाटका हाई कोर्ट सीनियर जज है ये, ठीक है, सीनियर कर्नाटका हाई कोर्ट एडवोकेट, एक एडवोकेट भी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कौन कौन है। 2 जजेस हैं, ठीक है ना, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, और एक एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट। तो ये कमेटी के अंदर लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा विल रिमेन पेंडिंग टिल द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा, removal of
Justice Verma will remain pending till the receipt of the report. जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, ठीक है ना, तब तक प्रपोजल जो है वो क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद he said he accepted the proposal received on July 21 and constituted a 3-member panel for the removal of the judge from his post in accordance with section 3(2) of the Judges Inquiry Act, ठीक है ना। अब जो कमिटी फॉर्म हुई वो क्यों हुई, यहाँ पे 4th पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। कमिटी क्यों फॉर्म हुई, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ छोटा छोटा, कमिटी formed in accordance with Judges Inquiry Act 1968। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कमिटी जो है वो फॉर्म हो गई थी, ठीक है। मिस्टर बिरला सेड इन unimpeachment, character and financial intellectual integrity were the foundation of the trust a common person has in the judiciary, ठीक है। मतलब यार वो कह रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें, तो बेसिकली क्या हुआ था, इनके अगेंस्ट इंक्वायरी क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे आग लग गई थी। तो आग लगी तो भाई बुरा काम हो गया, नहीं, आग लगी तो पता चला कि इनके यहाँ पर सैक्स, बिग सैक्स ऑफ कैश मिले, ठीक है। अब ये गलत बात है भाई, इतना कैश कैसे था घर पे। अर्लियर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैड आस्क्ड जस्टिस वर्मा टू रिजाइन और फेस इम्पीचमेंट। तो संजीव खन्ना के पास एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने दी थी, और दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा देखो गड़बड़ी तो है, ठीक है ना। तो इन्होंने इंक्वायरी करी और इनको बोला कि देखो या तो तुम इम्पीचमेंट फेस करोगे या रिजाइन कर दो, तुम रेजिग्नेशन दे दो। तो इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो ये रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड कर दी गई किसको, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को। तो ये वाला पार्ट भी हम लिखेंगे। तभी मैं कह रही थी यहाँ पे मल्टीपल इंक्वायरीज हुई हैं, तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक रफ के अंदर बनाते हैं, रुक जाओ बनाते हैं रफ में कि क्या हुआ, ठीक है ना। रफ में बनाते हैं कि क्या हुआ, देखो बड़े आराम से सुनते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। जस्टिस यशवंत वर्मा, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, समझेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इनका पेरेंट जज है, मतलब ये यहाँ पर जज बने, ठीक है ना, पेरेंट कोर्ट है इनका ये। अब इनकी ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सब बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। इनके घर में होम पे आग लगी, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओ, फायर ब्रिगेड वाला भैया आ गया, तो सैक्स ऑफ, बिग सैक, बोरियों भर के पैसे मिले, ऑफ कैश मिला, और उसकी जो वीडियो है वो वायरल हो गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अरे कुछ भी नहीं है, लोग ऐसी गलत कर रहे हैं। अब लोगों ने बोला कि अरे भैया ये पैसे क्यों खाए हैं, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि पैसे क्यों खाए हैं, ठीक है ना। अगर आप में थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है तो वी नो एक जज पैसे क्यों खाएगा, जज के घर में इतने सारे पैसे क्यों होंगे, राइट, दाल में क्या गड़बड़ी है। तो अब यहाँ पर वीडियो वायरल हुई, अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि भाई तुम इंक्वायरी करो, ठीक है ना। तो इन्होंने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी में दाल में कुछ काला मिला, तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला कि देखो दाल में तो कुछ काला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा को बोला कि देखो जी आप रिज़ाइन कर दो, नहीं तो आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चालू ना हो जाए। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, नहीं बेटा ये खाने वाला पीच नहीं है, ये बहुत ही बड़ा पीच है, बहुत ही बुरा, क्योंकि रिमूवल, ठीक है ना, रिमूवल, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल, कि आपके अगेंस्ट रिमूवल हो जाएगी, आप रिज़ाइन कर दो। ये कहते नहीं जी हम तो रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो और भी कमिटीज़ बनी, ठीक है ना, और कमेटी बनी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, उस कमेटी ने भी बोला कि हाँ भाई ये है। तो अब ये रिपोर्ट जो है ये किसको दे दी, रिपोर्ट किसको दे दी, रिपोर्ट दे दी गई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दी तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर मोशन पास हुआ, मतलब साइन करके दिया गया कि हाँ भाई इनको रिमूव करो। तो अब वो प्रोसीजर चालू हो गया रिमूवल का, ठीक है। ईसी विलिंग टू फिक्स मिस्टेक्स इन बिहार ड्राफ्ट रोल सेज एससी। तो बिहार में क्या हुआ है, बिहार में क्या हुआ है, इतनी प्रोटेस्ट चल रही है, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। सर जो है वो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सर, ठीक
ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताओगे। जिसने अगस्त थोड़ा बहुत भी देखा है या जुलाई देखा है उसको इसका आंसर पता होना चाहिए, और ये मैं नहीं करवा रही हूँ अब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर उनसे गलतियाँ हुई हैं तो वो ठीक करेंगे इलेक्शन कमीशन वाले। व्हेन डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दे सर्व अ पर्टिकुलर सोशल पर्पस और एम। नेचुरल जस्टिस क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब बेसिक है लॉ, इक्वालिटी, ठीक है ना, सुनना, जिसके मतलब जिसका केस है उसको आपको सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि बिना सुने आप जजमेंट दे दोगे, ठीक है। अगर मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, चलो ए है, ए और बी में लड़ाई हो गई, ठीक है ना, तो ए और बी जज नहीं हो सकते अपने केस में, दे कैन नॉट बी जजेस क्योंकि बायस्ड होंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और उनको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स कह देते हैं कि भैया ये तो कॉमन सेंस है, ये तो फॉलो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रीसेंट एडवाइजरी स्टेटिंग दैट वुमेन पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड डोनर अवेटिंग ट्रांसप्लांट विल गेट प्रायोरिटी एज बेनिफिशरीज वॉक द पाथ ऑफ रीराइटिंग अ जेंडर ट्रोप। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं वुमेन को प्रायोरिटी मिलेगी, विच इज़ नॉट राइट मेरे अकॉर्डिंग। वुमेन है ठीक है, बट जो भी है, ठीक है ना, ऐसे प्रायोरिटी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रायोरिटी करते करते ही शायद हमने जो अपना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मेंटेनेंस वाली चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा बुरी कर दी हैं कि बंदों को, ठीक है, बंदों ने हमारे साथ बुरा किया है वुमेन के साथ, ठीक है ना, जेंडर बायस था, अभी भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी मर्द जात ही बेकार है, ठीक है ना। हमारे पापा भी हैं, भाई भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है, और उसमें भी अच्छे बुरे दोनों हैं। आपको अच्छी औरत भी मिल जाएगी, आपको अच्छा बंदा भी मिल जाएगा, आपको बुरी बंदी भी मिल जाएगी, बुरी मर्द भी मिल जाएंगे, राइट, वेरी बेसिक। बट अब इसके अंदर ये नहीं है कि बिकॉज शी इज़ औरत तो उसके ऊपर तरस खाया जाए और ये सब कुछ। दैट इज़ वाई बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है ओनली वुमेन आर द वंस हु आर डूइंग इट। मेरी ओपिनियन में जितने मैंने केसेस देखे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के एज अ लॉयर, डाइवोर्स केसेस देखे हैं, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि जिसके साथ सच में जाती हो रखी होती है ना, जिसके साथ सच में मार कुटाई हो रखी होती है, जिसने सच में खाए होते हैं, वो बेचारी इतना दुखी हो चुके होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं लड़ सकती, मेरे को इनसे छुटकारा चाहिए। वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे बस जाने दो, जबकि उसको सब कुछ मिलना चाहिए। उसको मतलब लॉ इतना क्विक होना चाहिए कि वो इरिटेट ना हो और उसका जल्दी से जस्टिस उसको मिले, बट ऐसा नहीं होता है। तो वो वाली औरतें तो चली जाती हैं, बट एक्चुअल में जो औरतें बच जाती है पीछे, वो कौन सी होती है, जिनके साथ बुरा हुआ होगा, ठीक है, बट उसमें से एक चीज़ वो सच बताएंगे और 100 झूठ बोलेंगे, और फिर वो प्रूव नहीं होगा तो कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारी सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि येस, औरतों के साथ बहुत जाती हुई है इन द पास्ट एंड अभी भी हो रही है, बट अब मर्दों के साथ भी जाती होने लग गई है। तो हमें अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, राइट। एंड हमें जो वुमेन फेवरिंग लॉज हैं या मेन फेवरिंग लॉज हैं या जेंडर बेस्ड फेवर्स करनी बंद करनी पड़ेंगी, एंड वी शुड बी ओपन कि बंदे भी गलत हो सकते हैं और बंदियाँ भी गलत हो सकती हैं, बिकॉज कल को अब हम सब इफेक्ट होते हैं इससे। सॉरी, आई एम टेकिंग योर टाइम। हम सब इससे इफेक्ट होते हैं। क्यों? कल को मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए और वो लड़का है, ठीक है ना, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं तो लड़की हूँ, वुमेन राइट्स, लड़कों को मार दो, ये वो। मेरा लड़का है, उसके ऊपर केस हो जाता है, तो मैं क्या दुखी नहीं होंगी एज औरत? होंगी या नहीं होंगी? मेरे को भी तो दर्द होगा कि भाई झूठे इल्ज़ाम लग रहा है। तो वी ऑल एज अ सोसाइटी, बिकॉज हमारे हम सिर्फ बंदियों के साथ तो रिलेशन, मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं कि भैया हम तो सिर्फ बंदियों से बात करते हैं। जब एक बंदा जो हमारे बहुत क्लोज होता है उसको ये लॉज हिट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें भी पेन फील होता है, राइट। एंड अगर हम यही करते रहेंगे ना, 100 साल बंदियों के ऊपर ये हुआ है तो अब 100 साल बंदों पे हो, तो फिर तो भाई इक्वालिटी नाम की चीज़ कभी आएगी नहीं सोसाइटी में। तो ये हमें लेकर आनी पड़ेगी, एंड हमें सच भी बोलना पड़ेगा। वी नीड टू टेल द ट्रूथ, ठीक है ना। हमें ये नहीं कि झूठ बोलते रहें, बिकॉज आई थिंक कर्मा इज़ अ वेरी बिग थिंग। आप ले भी जाओगे ना इतना सारा पैसा और आप खुशी भी हो जाओगे कि हाँ भाई सब बढ़िया होगा, कर्मा इज गोइंग टू कम गर्ल एंड इट इज़ गोइंग टू किक यू आउट। तो जितना तुम्हारा बनता है उतना लो, जितना जायज़ है, ठीक है। नाजायज़ के चक्कर में मत जाओ, खुद कमाओ, खाओ, अपने बच्चों को अच्छा रखो, उनको कुछ अच्छी बातें सिखाओ। लूट पाट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और बंदों को भी यही समझाऊंगी, मार पीट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगली बंदी अपने घर वाले छोड़ कर आई है तुम्हारे लिए, उसको ढंग से रखो, ठीक है ना। रखने वाली क्या बात है, ढंग से रहो, ठीक है। सो यस, तुम जनरेशन हो आने वाली, आगे इंडिया की, भारत की, ठीक है ना। सो यू नीड टू ऑल्सो इवॉल्व। तुम्हें अपने माँ बाप का भी करना है। यस, आजकल बड़ी वीडियोस चल रही हैं कि माँ बाप को छोड़ दो। अरे भाई कितने धक्के खा रहे हैं वो तुम्हारे लिए,
ठीक है ना। तुम्हें उनका भी करना है, तुम्हारे जो पार्टनर्स हैं उनका भी करना है, और उनकी फैमिलीज का भी करना है, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करना पड़ता है, करना चाहिए है। और ये हमारे इंडियन कल्चर है विच वी शुड बी प्राउड ऑफ। हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर को देखो, उनके तो छोड़ दे भाई, पता है इतने ट्रॉमे में घूम रहे होते हैं वो। हमारे एक दुख आ जाए, हमारे पास 3600 लोग हैं अपना दुख रोने को, दोस्त नहीं होंगे तो माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन तो होते ही हैं, राइट। सो हमें इस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज इस सिस्टम में हम पले बड़े हैं। नो डाउट ट्रॉमा भी हमें बहुत है इंडियंस को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत चीज़ें गलत भी हुई हैं, बट बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। तो वो जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो हमें कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। चलो बहुत भाषण हो गया आज। नोटो करेंगे। नोटो का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस advisory, women patients and relatives of deceased donors awaiting transplants will get priority. ठीक है ना, जिनके रिलेटिव्स ने डोनेट किए हैं अपने ऑर्गन्स, ठीक है ना, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, ये तो सही है, ठीक है। और वुमेन पेशेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। आगे चलेंगे। उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड्स, ये इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स क्या हैं। तो ओस्लो अकॉर्ड्स, ओस्लो अकॉर्ड्स इज a series of agreement between Israel and Palestine. तो लिखेंगे पहला पॉइंट, series of agreement between Israel and Palestine signed in 1990s. तो 1990s में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में अग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हुए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ? ओस्लो 1, ठीक है, ओस्लो 1 हुआ। ओस्लो 1 जो है वो 1993 में हुआ, इज फॉर्मली नोन एज डेक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। द पैक्ट इस्टेब्लिश्ड अ टाइम टेबल फॉर द मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस। क्या कह रहा है इसने? टाइम टेबल दे दिया है कि भैया ऐसा ऐसा पीस प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। गेव अ टाइम टेबल फॉर मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस। It planned for an interim Palestinian government in Gaza and Jericho in the West Bank, ठीक है ना। Planned for interim का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। For interim Palestinian government in Gaza and Jericho in West Bank, ठीक है ना। तो ओस्लो 1 हुआ वो कौन से ईयर में हुआ? 1993 के अंदर हुआ। ओस्लो 1 में प्रिंसिपल्स डिक्लेयर किए गए और उसके अंदर क्या हुआ? एक टाइम टेबल लेकर आया गया कि पीस प्रोसेस कैसे होगा मिडल ईस्ट का। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि टाइम टेबल कि कब तक हम ये पीस प्रोसीजर जो है वो कर लेंगे फॉर मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस हम प्लान कर लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलेंगे। ओस्लो 2, ओस्लो 2 क्या है? इज ऑफिशियली कॉल्ड इजराइली पैलेस्टीनियन इंटरिम एग्रीमेंट ऑन द वेस्ट बैंक एंड गाजा एक्सपैंडेड ऑन ओस्लो 1, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन वेस्ट बैंक एंड गाजा था ये, ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम 6 वेस्ट बैंक साइट्स एंड about 450 towns. Additionally, the pact set a timetable for elections for Palestinian legislative counseling. Interim pact was only also supposed to last for 5 years while a permanent agreement was finalized. तो यहाँ पर ओस्लो 1 और ओस्लो 2 क्या है? अगर हम मोटा मोटा इनको समझें कि बेसिकली ये जो इशू है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किए थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये 1991 में हुआ था, ठीक है ना। अग्रीमेंट expanded on
ओस्लो 1, तो जो ओस्लो 1 साइन हुआ था उसके ऊपर ये ओस्लो 2 का अग्रीमेंट जो है वो एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इट टुक 108 ईयर्स आफ्टर द बैल्फोर डिक्लेरेशन, तो हमने बहुत डिटेल में बैल्फोर डिक्लेरेशन जो है उसको डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स कि बैल्फोर डिक्लेरेशन कब डिस्कस हुआ है, या तो अगस्त में हुआ है अभी अभी, मतलब 10-15 दिन में ही हमने किया है, या फिर जुलाई में हुआ है। तो वहाँ से आप नोट्स बनाइए, बिकॉज इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं है। तो बैल्फोर डिक्लेरेशन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन कह रहा है कि हम जो है पैलेस्टीन को रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। तो बैल्फोर की बात हो रही है कि बहुत पहले ब्रिटेन ने एक्चुअली कहा था कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि इसराइल बन जाए। तो ये सारी डिस्कशन है बैल्फोर के ऊपर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में, वहाँ से आप नोट्स उठाइए उसके। The August 11 Supreme Court order represents the most forceful judicial intervention सुप्रीम कोर्ट ऑन डॉग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के बारे में क्या बोला, और आपने अगर इंस्टाग्राम फेसबुक देखा होगा बहुत सारी प्रोटेस्ट भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन फ्री रोमिंग डॉग्स, ठीक है ना, जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। तो पढ़ते हैं, बाय डायरेक्टिंग दिल्ली एंड इट्स सैटेलाइट्स टू कलेक्ट एवरी स्ट्रीट डॉग विद इन 8 weeks, confine them permanently in pounds and expand shelter capacity at speed। ठीक है, क्या बोला है, ठीक है, डायरेक्टिंग दिल्ली टू कलेक्ट every street dog within 8 weeks, confine them permanently in pounds and expand shelter कैपेसिटी एट स्पीड। अब यहाँ पर क्या बोला है कि आप गलियों में से उठा करके स्ट्रीट्स में से उठा करके, ठीक है ना, आप इनको परमानेंट शेल्टर्स में रखिए, क्योंकि स्ट्रीट्स में ही काट रहे हैं। अब लोग जो प्रोटेस्ट करें कि नहीं भाई, अब लोग ये नहीं समझते जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई अज्यूम कि वो गरीब नहीं है, ठीक है ना, वो गरीबी वाले उससे नहीं आते हैं जिनके बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है ना। आप गलियों में जाइए, काम वालियों को, ठीक है, जोमेटो ऊबर वालों को, जो कि डेली वेजर्स हैं, जो अगर आज नहीं कमाएंगे उनके घर पे चूल्हा नहीं चलेगा, ठीक है ना, उनको काटते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आई, जो कि डंडा लेके जा सकती है, जो कि गाड़ी में जा सकती है, जो कि पत्थर मार देगी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं बैठकर प्रोटेस्ट करने लग जाऊँ कि जी इनकी राइट है कि ये आवारा घूम सके, ठीक है, अगर मैं प्रोटेस्ट करने लग जाऊँ कि अरे आप रेप की बात क्यों नहीं करते हो, ठीक है ना, लड़कियां सेफ नहीं है, ठीक है, लड़कों को भी ऐसे बांध कर अंदर रख देना चाहिए। अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड रील्स आई हैव सीन लाइक दैट। व्हाट इज़ माई थिंकिंग इज़ कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। हम, ठीक है, आप डॉग लवर हो, आपको अच्छा लगता है, ये तो हिंदू रिलीजन में तो भगवान का रूप भी माना गया इनको, ठीक है ना, बट अगर वो काट रहे हैं, ठीक है, और बच्चों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर इनकी पॉपुलेशन जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होगी तो कन्फाइन नहीं कर रहे हैं, मार थोड़ा रहे हैं। अगर आपको सच में प्रोटेस्ट करना है तो आप ये इंश्योर करें कि आप इन जगहों पे विज़िट करें, आप इनमें दान करें, और इंश्योर करें कि इतनी पॉपुलेशन को जो है सरकार वो खाना दे सके, वो रख सके वहाँ पर, आप वो हेल्प करें रादर देन झंडे गाड़ कर प्रोटेस्ट करने के बजाय। दैट इज़ व्हाट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक, कॉमेंट्स में बताना। बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इनको कन्फाइन करो परमानेंटली, ठीक है। उसके बाद द कोर्ट्स ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद, अब ये जो वो कह रहे हैं कि बहुत ही ब्लंट है, बहुत ही गंदा है ये, ठीक है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। तो जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं 2023, उससे ये कॉन्फ्लिक्ट में है। स्पेशली इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज एंड विच फॉरबिड्स म्यूनिसिपैलिटीज फ्रॉम परमानेंटली रीलोकेटिंग हेल्दी डॉग्स और इम्पाउंडिंग देम फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो ये क्या फॉरबिड करता है, ये क्या फॉरबिड का मतलब मना करता है, फॉरबिड फ्रॉम permanently relocating the dogs
or impounding them. ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं जी भूखे हैं, आप इनको खाना दो तो ये नहीं काटेंगे। मुझे इतना बताएं कि मेरी स्ट्रीट में एक डॉग जो है वो इतने लोगों को काट चुका है। हम म्यूनसिपैलिटी को कंप्लेंट कर चुके हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हम तो इस कुत्ते को हाथ नहीं लगा सकते। एंड I have personally supported so many people for their food, for their medicines, because जब वो वैक्सीन लगती है, एक तो वो वैक्सीन लगवानी लोगों के लिए तो यार 100 रुपये निकालने भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद गन्ने का जूस पियो, डॉक्टर कहता है अच्छी डाइट लो, अंडा खाओ। ठीक है, वो सब नहीं वो लोग अफोर्ड कर सकते। अब आप कहोगे कि आप ह्यूमंस को बचा रहे हो डॉग्स के चक्कर में। अगर डॉग्स की पॉपुलेशन इज़ टू मच तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम बहुत ही अमीरियत वाले उससे आ रहे हैं कि यार हमें तो नहीं काटा अभी तक। ठीक है ना, बट लोगों को काटते हैं और बहुत बुरी तरह से काटते हैं, और ये रियलिटी है। और इसका एक सोल्यूशन यही है कि हमें इनकी पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कुत्ता थोड़ी ना आता है, उसके साथ पूरी उसकी फौज आती है। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960। आगे चलेंगे। On July 1, 2025, the government approved employment linked incentive. अगेन जुलाई के अंदर हमने ELI के बारे में बहुत बात करी कि गवर्नमेंट जो है स्किल्स देना चाहती है लोगों को, कि लोग जॉब लें, स्किल्स उनको सीखने को मिलेगी ऑन जॉब। एंड ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जॉब जनरेशन के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं। अगेन आपको पिछले महीनों में जाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही महीनों में आपका सारा हो जाए कवर। तो ये जुलाई के अंदर मैंने अच्छे से कवर करवाया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इन टूडेज इंक्रीजिंग डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो एलन मस्क का स्टारलिंक, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है स्टारलिंक क्या है, किसका है स्टारलिंक? एलन मस्क का है। एलन मस्क का स्टारलिंक है, और ये क्या है कि क्या प्रोवाइड करता है? ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क्स यूज केबल्स एंड टावर्स। अब यहाँ पे सैटेलाइट क्या, ऊपर सैटेलाइट से ये इंटरनेट बरसा रहा है। ठीक है, मैं तो ऐसे इमेजिन करती हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ फाइबर वायर आ रही है, कुछ आ रही है ना। हमारी तो फाइबर वायर भी कुत्ता खा जाता है। वो कर्टन रॉड्स के अंदर फाइबर वायर डाल के गए हैं अब, बिकॉज डॉगीज को बहुत पसंद है, चबा जाते हैं वो, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम, बट नहीं समझ में आते। डॉगीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ फाइबर वायर। ठीक है, उसके बाद ये है। ठीक है, अभी चलेंगे, इसमें और कुछ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। विल नॉट अलाउ इंडिया टू स्नैच इवन 1 ड्रॉप ऑफ पार्क्स वाटर। शरीफ कह रहे हैं, ये शरीफ नहीं, ये कुछ शरीफ का उल्टा क्या होता है? ढीठ। शरीफ तो नहीं है ये। ठीक है, हु इज़ द पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो बेचारे की चलती नहीं है। ठीक है ना, किसकी चलती है यहाँ पे? आर्मी वालों की। ठीक है, क्योंकि देखो ना, आर्मी वाले यूएस से जाकर आर्मी का हेड ही बात कर रहा है कि भैया क्या होगा, ये तो उनकी कठपुतलियाँ हैं। ठीक है, तो कठपुतली का नाम पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसकी कठपुतली का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आ सकता है। शहबाज शरीफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया हम एक भी बूंद पानी की लेके नहीं जाने देंगे तुमको। इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ठीक है, अब आगे चलेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव लॉन्च्ड, और आपको याद रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने सबसे पहली चीज़ करी वो हमने एट अबेंस क्या किया? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को एट अबेंस किया। ठीक है ना, सस्पेंड कर दिया। बट अगर सस्पेंड और अबेंस दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन में वर्ड्स हैं, हम क्या चूज़ करेंगे? बताओ कमेंट्स में। अबेंस, बिकॉज दिस इज़ द ऑफिशियल वर्ड दैट दे यूज्ड। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है अफगानिस्तान के साथ दोबारा इनका पंगा हो रखा है। ठीक है ना, ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से निकलो, ये सारे। ठीक है ना, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर नहीं बनती है तो इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो प्रे करो इनकी कभी भी ज़िंदगी में ना बने। ठीक है ना, ये भी प्रे करना चाहिए कि यूएस से और पाकिस्तान की भी ना बने, ऐसा लड़ाई हो इनके बीच में, हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, पैनल क्वेश्चंस परपेचुअल हाईवेज टोल्स। अब जो टोल्स लगते हैं, ठीक है ना, कितने महंगे हो गए हैं। ठीक है, सारा शगन तो टोल वाले भैया ले जाते हैं हमारा, है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं नाना नानी दादा दादी के घर जाने का, टोल वाले भैया ले जाते हैं सारा शगन, है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो रोड है, ठीक है, अगर वो मतलब मान लो अंडर मेंटेनेंस है, या फिर उसकी मेंटेनेंस जो रिक्वायर्ड है वो नहीं करी है, तो टोल नहीं कटना चाहिए, कम कटना चाहिए। एंड टोल लगाए क्यों गए थे? ठीक है ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल टोल कलेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट आया कब था, ठीक है ना, 2008 में आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, इसके अंदर अमेंडमेंट 2008 में क्या अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट अलाउइंग टोल कलेक्शन टू कंटिन्यू इवन आफ्टर प्रोजेक्ट कॉस्ट्स आर कवर्ड। तो इसके अंदर है क्या, बेसिकली टोल लगाया क्यों जाता है। मान लो ये सड़क है, मान लो, ठीक है ना, ये हाईवे बना दिया तुमने, ठीक है ना, वो मेरठ वाला हाईवे जिसमें 250 या 150 की स्पीड अलाउड है, बना दिया है ना। हम कितने खुश होते हैं, नीड फॉर स्पीड वाली फीलिंग आती है, ठीक है, पर डर भी लगता है कि भाई अगर उड़ा गए ना तो सीधा भगवान के पास टिकट कटेगी। तो हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, अब ये रोड जो है एक कंपनी जो है XYZ कंपनी जो होगी वो बना देगी इसको, ठीक है ना, अपना पैसा लगा के बना दिया। अब वो यहाँ पर टोल लगा देगी कि भैया अगर यहाँ से निकलना है तो पैसा दो, ठीक है। अब एक पॉइंट तक क्या रूल था कि भैया जब तुम्हारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा तो तुम टोल लगाना बंद कर दोगे। 2008 में क्या लॉ आ गया कि जब तुम्हारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी रिकवर हो गया उसके बाद भी तुम टोल लगाते रहोगे, पैसे इकट्ठे करते रहोगे। तो वो कह रहे हैं भाई ये क्या बात बनी, ठीक है ना, मेंटेनेंस के जितने जो पैसे हैं चलो वो ले लो, ठीक है ना, बट तुम पूरा टोल तो बढ़ता जा रहा है, हर टोल 100 से 200, 200 से 300, कई तो बहुत महंगे महंगे टोल जाए। तो वो कह रहे हैं कि ये चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, आस्किंग दैट दिस शुड चेंज। पार्लियामेंट्री committee says that this should change, कि ये जो है ये बदलना चाहिए, ठीक है ना। IAF प्रायोरिटाइजेस इंडक्शन ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस। अब इंडियन एयरफोर्स क्या कह रही है कि हमको लंबी रेस के घोड़े चाहिए, कि हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, इंडिया में, और हम पाकिस्तान का बाजा बजा रहे हैं, ठीक है ना। जितनी दूर से हम उनका बाजा बजाएंगे क्या फ़ायदा है, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ नहीं पाएंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि भैया मिसाइल आ रहा है। जब तक पता चलेगा तब तक हम कार्यक्रम कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एम है। तो वो कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है अब वो एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर मिसाइल जिसकी 200 किलोमीटर से प्लस रेंज हो उसको वो ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस, स्काल्प, रैम्पेज, क्रिस्टल मेज मिसाइल्स, इन सब का, और ये सारे की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज वेल बियॉन्ड 200 किलोमीटर है, ठीक है जी। ओके, आगे चलेंगे, नोट करने की जरूरत नहीं। ICMR सेट टू मॉनिटर वेस्ट वाटर फॉर 10 वायरसेस इन 50 सिटीज। और देखो जो हम सीवेज का पानी जाता है ना, जो सीवेज का पानी है ये बड़ा ही यूजफुल है रिसर्च के लिए। क्यों, सारे शहर का कार्यक्रम इसमें होता है, तो सारे शहर का पता चल जाता है कि यार कौन सा वायरस है कौन सा नहीं है। और ये कार्यक्रम सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड में सीवेज वाटर पे सिटीज़ के नज़र रखी जाती है, ठीक है। वहीं से पता चलता है कि कौन सा वायरस जो है प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, या कौन सा अगर कुछ सीरियस चीज़ इस शहर में फैल रही है तो उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो ICMR जो है सेट टू मॉनिटर वेस्ट वाटर फॉर 10 वायरसेस इन 50 सिटीज़। 50 सिटीज़ में जो 10 वायरस हैं उनके लिए वेस्ट वाटर जो है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है ना। अब ICMR क्या है, व्हाट इज़ ICMR? ICMR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये क्या है, ICMR की फुल फॉर्म, ठीक है। 10 वायरसेस का देखेंगे। एम इज़ टू आइडेंटिफाई, एम क्या है, इज टू आइडेंटिफाई एनी इंक्रीज इन वायरस ग्रोथ ट्रेंड। कोई वायरस ग्रोथ है जो पर्टिकुलरली ट्रेंड कर रहा हो उसको देखेंगे ये, ठीक है। द नेक्स्ट 6 months विल सी द स्केलिंग अप ऑफ सर्विलेंस अक्रॉस इंडिया विच विल एनेबल अस टू पिक अप एनी राइज इन वायरस लोड इन द कम्युनिटी। करंटली COVID-19 वायरस एंड पोलियो वायरस आर अंडर सर्विलेंस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं वो कि भैया जो सीवेज के पानी में उसमें पोलियो या कोविड का वायरस ना हो। यहाँ से पता चलता है कि भाई कितने लोगों को हो रहा है, ठीक है ना।
यस, ये सामान देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। ICMR इज इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग इन्वायरमेंटल, मतलब ICMR का काम क्या है? ICMR जो है is involved in establishing environmental surveillance for virus including avian influenza जो animal से होता है या bird से होता है, by monitoring surface water and waste water particularly in areas with outbreaks to establish an early warning system। ठीक है ना, ये इनका क्या काम है कि सीवेज वाटर उठाएंगे डिफरेंट सिटीज़ का, उसकी टेस्टिंग करेंगे, नज़र रखेंगे यार कोई वायरस इंक्रीज तो नहीं हो रहा, अगर कोई हो रहा है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम करेंगे, मे बी हॉस्पिटल्स में जो है उस तरीके का सिस्टम तैयार करेंगे या कोई मेडिसिन सिस्टम होगा वो करेंगे। इंडिया हैज़ अ रोबस्ट सर्वेलेंस सिस्टम फॉर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। डॉक्टर बेल added that an antimicrobial resistance surveillance is already being conducted at several hospitals across the country। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चला है। थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा व्हाट इज ICMR। ICMR इन्वॉल्व इन, लिखेंगे इन्वॉल्व इन establishing environmental surveillance for viruses including, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल सर्विलेंस फॉर वायरसेस, और इनका क्या काम है कि बाय मॉनिटरिंग, कैसे करते हैं, बाय मॉनिटरिंग waste water to establish early warning system। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं कि भाई यहाँ पर शायद ये वाली जो चीज़ है ये फैल रही है। ICMR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैंने लिखवा दिया ऑलरेडी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो बनेगा AMR। AMR क्या है, व्हाट इज AMR? सो AMR इज अ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है कि इज द अबिलिटी, ये हम लिख लेते हैं पहले, इज द अबिलिटी, मैं यहाँ से चेप रही हूँ, ये इज द अबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like that of bacteria, viruses, fungi and parasites to evolve and resist the effects of medications designed to kill or inhibit their growth। अब इसमें क्या है कि कोई मेडिसिन दी, ठीक है ना, एंटी माइक्रोबियल फंजी और ये वायरस है, इसको मेडिसिन दी, नॉर्मल मेडिसिन जो सबको देते हैं, दे रहे हैं भाई, इफेक्ट ही नहीं हो रहा, मर ही नहीं रहा, क्योंकि उस इंसान ने पहले इतनी दवाइयाँ खा ली हैं शायद कि उसको अब उसने छोटी बीमारी के लिए बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा ली, ठीक है ना, अब बड़ी बीमारी हो गई तो वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो बेसिकली ये, अब हम इसको रीडिंग मारते हैं, एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द फुल फॉर्म ऑफ AMR, इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस एनिमल्स की एबिलिटी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और मतलब इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और पैरासाइट टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। तो जो मेडिकेशन का इफेक्ट है उसको वो रेजिस्ट कर पाते हैं, ठीक है ना, और वो बीमारी जो है वो नहीं हो सकते। दिस रेजिस्टेंस रेंडर्स ट्रीटमेंट्स इनइफेक्टिव लीडिंग टू लॉन्गर पीरियड ऑफ इलनेस, हायर कॉस्ट एंड इंक्रीज मॉर्टैलिटी। डेथ्स हो जाती हैं, ज़्यादा कॉस्ट लगती है और महंगी दवाइयाँ लगती हैं, कुछ ऐसा सा हो जाता है। तो AMR क्या है वो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखवाया है मैंने। Cabinet gives approval for 4 semiconductor plants. Now this is very very important. We are going to take our green pen after so many days and mark it important. Yes, this can be in your paper. Now Cabinet gives approval. Union Cabinet on Tuesday approved 4 projects under Indian Semiconductor Mission. 2 of projects will be in Bhubaneswar in Odisha and 1 each will be in Punjab and Andhra Pradesh. Now there are 4 plants. Why is semiconductor so important?
Why is semiconductor so important? Semiconductor is so important because हर चीज़ में चिप्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो सैटेलाइट है, चाहे हम कोई टेलीकॉम सिस्टम लगा रहे हैं, तो हमको चिप्स चाहिए, चिप्स के बिना नहीं चलता। चाहे हमारे गैजेट्स हैं, चाहे हमारी कार्स हैं, हर चीज़ में, व्हीकल्स हैं, उसमें चिप्स चाहिए और उसमें सेमीकंडक्टर्स चाहिए, तो इसलिए प्लांट लगा रहे हैं। वेरी गुड। नाउ the first chip from one of the previous 6 units, some are competing, so it's not clear which is expected to be rolled out by which year. कौन सी ईयर तक कब तक आ जाएगा ये नहीं पता. The firms behind the 4 new projects are 6M, which will make a silicon carbide integrated facility in Info Valley, Bhubaneswar. Continental Device India Private Limited, which will expand its existing discrete semiconductor manufacturing facility in Mohali. 3D Glass Solutions, which will set up a vertically integrated advanced packaging and embedded glass substrate unit in Bhubaneswar, an advanced system in package technology which will set up a semiconductor unit in Andhra Pradesh, with the location yet to be chosen. आंध्र प्रदेश में आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव. Now this is very important. Who is the Union Minister for Electricity, Electronics and Information Technology? IT के मिनिस्टर कौन है? अगर तुम्हें नहीं पता तो अपने नोट्स में तुम ये पीछे लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो और उसको याद भी करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? सिर्फ लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा. You have to make the list in your brain also. Now the next thing is said that having the capacity to work on silicon carbide technology on evolving field was strategically important for India. IIT Bhubaneswar is already has a 45 crore investment in a silicon carbide research unit and the results have been very good. तो IIT भुवनेश्वर ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो ये कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर हम अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 4 projects under India Semiconductor Mission, that is ISM, ठीक है ना. 2 of the projects will be in भुवनेश्वर. अब हमें यहाँ पर टेबल बना लेना है कि हमें पता है कि ये क्या. तो हमारे यहाँ पर 3 हम लोग डब्बे बनाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर जो पहला फर्स्ट जो चिप प्लांट है वो 6M का है. किसका है? 6M. ये सिलिकॉन कार्बाइड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाएगा, ठीक है ना. कहाँ पे? इन्फो वैली भुवनेश्वर में. स्पेलिंग ऑफ भुवनेश्वर इधर से देख सकते हो, दिस, ठीक है, ये देख लेना. उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है कॉन्टिनेंटल. अब मैंने बहुत ज़्यादा मार्किंग करी हुई है तो इसको हम हटा देते हैं. कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग करेगा ये मोहाली में, ठीक है. 3D ग्लास सॉल्यूशंस ये कहाँ पे करेगा? भुवनेश्वर में. एक आंध्र प्रदेश में करेगा. आंध्र प्रदेश पूरा लिख लो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साथ कंफ्यूजन हो सकती है. यहाँ पर कौन से? एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज, दैट इज ASIP, ठीक है ना. तो ये क्या क्या बना रहे हैं ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो करना चाहते हो. तो ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो. एमिड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट, तो ऑपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट करी है सर के अगेंस्ट, जो कि बिहार में हुआ है, ठीक है ना. 2 बिल्स पास हो गए लोकसभा में. लोकसभा पास्ड बिल्स. अब कौन से बिल पास हुए हैं? एक तो पास हुआ है इंडियन पोर्ट्स बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, ठीक है ना. तो ये क्या है? बिल सीक्स टू सेट अप एंड एम्पावर स्टेट मैरीटाइम boards for effective management of
of non-major ports, and will also establish Maritime State Development Council. Establish Maritime State Development Council, ठीक है ना, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टू फोस्टर स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ एंड पोर्ट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए करने वाले हैं. द हाउस वॉज एडजर्न फॉलोइंग द पैसेज ऑफ द बिल. व्हेन इट इज रीअसेंबल्ड, उसके बाद कौन सा बिल आ गया, एक और बिल जो पास किया गया वो कौन सा है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025. ये वाइवा वॉइस से पास हुआ था. And the bill widens the scope and territorial domain of widens territorial domain of national mineral exploration. तो हमें मिनरल्स तो बहुत चाहिए, तो मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन जो है वो बढ़ेगी. मिनरल्स टू इनेबल यूज ऑफ फंड्स एक्यूर्ड टू विद इन इंडिया इंक्लूडिंग ऑफशोर एरियाज एंड आउटसाइड. तो यहाँ पे मिनरल्स की जो एक्सप्लोरेशन है उसमें ये बिल जो है वो हेल्प करेगा. तो ये दो बिल्स पास हुए हैं लोकसभा में. फाइल प्ली अगेंस्ट SC वर्डिक्ट टू रिड्यूस IPS डेप्यूटेशन इन CAPS. तो CAPS के अंदर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप CAPS से ही रिक्रूट करो लोगों को, ऊपर वाली पोस्ट पे प्रमोट करो, रादर दैन कि आप IPS ऑफिसर्स को लगाओ, ठीक है ना. तो अब ये कह रहे हैं कि हमने, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया. तो देखते क्या होता है ये. SC क्वेश्चंस पोटेंशियलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ BNS सेक्शन 152. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज BNS सेक्शन 152. BNS is the new IPC of India. इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड में क्या होता है, डिफाइन करते हैं ऑफेंसेस को, ठीक है ना, कि भाई ये करोगे तो ये थेफ्ट है, ये करोगे तो रॉबरी है, ये करोगे तो सेडिशन है, ठीक है. तो अब क्या था यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड सुन लो पहले. तो ये देखो सेक्शन 124A, ठीक है. नाउ व्हाट इज सेक्शन 124A IPC? सो दिस यूज्ड टू बी 124A IPC. This used to be a section that used to talk about sedition, ठीक है ना, जिसके अंदर कहते थे कि अगर गवर्नमेंट इन पावर के अगेंस्ट बोल रहे हो या आप कुछ भी गलत बोल रहे हो देश के लिए, ठीक है ना, तो आप ये सेडिशन कमिट कर रहे हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई हम इसको ऑन होल्ड रखते हैं, मतलब इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, इस सेक्शन के अंदर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो. और गवर्नमेंट को कहा कि भाई इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत वेग है, इसका मिसयूज हो रहा है, तो आप देखिए आपको क्या करना है, हम आपको टाइम देते हैं. इसी टाइम के बीच में नया लॉ आ गया, दैट इज BNS. अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि BNS के अंदर जो सेक्शन 152 है उसकी वर्डिंग चेंज कर दी है, बट वो है सेडिशन ही, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इज सेक्शन 152 BNS अब्यूज ऑफ लॉ, ठीक है. तो अब यहाँ पे BNS की फुल फॉर्म क्या है, दिस यू शुड नो प्लीज एवरीवन. भारतीय न्याय संहिता. क्या है फुल फॉर्म, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना. BNS, ठीक है. विच पनिशेस, क्या करता है ये, विच पनिशेस acts endangering sovereignty, unity and integrity of India. कि मतलब कोई भी एक्ट जो इंडिया की सॉवरेनिटी, मतलब इंडिपेंडेंस, यूनिटी, इंटीग्रिटी को डेंजर करे तो इस पे वो हो सकता है. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है, ठीक है ना, एलिगेशन क्या है, अलेज क्या कर रहे हैं कि भाई ये इट इज सिमिलर टू, ठीक है ना, इट इज सिमिलर टू
टू सेक्शन 124A, मैंने पहले 124 लिखा ना, नो इट इज़ 124A ऑफ आईपीसी। 124 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, सेडिशन के बारे में बात करता था। तो ये कह रहे हैं कि भाई सेडिशन 124A को सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा 124A लिखा मैंने, ठीक है, 124A सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑन होल्ड डाला था, गवर्नमेंट को बोला था भाई वेग है, मिसयूज होता है इसका। तो अब देखो अब इन्होंने 152 के फॉर्म में दे दिया है, तो दिस इज नॉट राइट। तो ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 152 क्या कहता है, दिस you need to learn, you need to remember 124A of IPC used to talk about sedition, this you need to remember, okay। सो loggery.in पर जा सकते हो, जून के जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है वो डल चुकी हैं। जुलाई का पार्ट 1 बहुत जल्द बन जाएगा और आपको डल जाएगा। लेट इसलिए हो रहा है बिकॉज मेरी नेक में बहुत पेन है और कल भी मैंने क्लास इसलिए नहीं ली, मैं फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर करवा रही हूँ और वो करवा के मुझे और दर्द होता है। बट आज मैंने किसी भी हालत में क्लास ली है बिकॉज ज़्यादा बैकलॉग नहीं कर सकते इसलिए। बट गिवन एन ऑप्शन आई वुड नॉट हैव टेकन द क्लास, आई एम इन पेन, but this is what it is. Do subscribe to the channel and do like the video and do comment that how was this session. And yes, जो भी मैंने topics जो आपको बताया कि जुलाई और अगस्त में डिस्कस हो चुके हैं, प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, because if every day I start repeating, it is going to lead to very big notes, which I think is a problem for you guys. Okay, bye bye, take care.